हेलो दोस्तों, आज हम लोग फूरियर सीरीज पर चर्चा करेंगे। तो फूरियर सीरीज क्या होती है? ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, ए सीरीज ऑफ द फॉर्म कौन सा फॉर्म है? एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन इंटू कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट बी एन इंटू साइन एन एक्स इज कॉल्ड फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग फूरियर सीरीज कहते हैं। यानी किसी भी फंक्शन को अगर साइन और कोसाइन के टर्म्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें तो वो सीरीज फूरियर सीरीज कहलाएगी। वेयर ए नॉट ए एन एंड बी एन आर फूरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, ए नॉट ए एन और बी एन ये जो हैं इनको हम लोग फूरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं। बस इन्हीं वैल्यूज़ को निकाल के ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज़ निकाल के इसमें रख देंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो फूरियर सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनके कई केसेस हैं। केस 1 अगर हम लोग ले लें, ये डिपेंड करता है फूरियर सीरीज के लिए फंक्शन पीरियाडिक होना चाहिए। ठीक है, आगे बताएंगे कि डिरिचलेट कंडीशंस क्या होती हैं। अगर कोई फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी वो उसको हम लोग फूरियर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले फूरियर सीरीज के फार्मूले देख लेते हैं, फिर डिरिचलेट कंडीशन देख लेंगे। तो फूरियर सीरीज का पहला फार्मूला है कि रेंज हमारी होनी चाहिए 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। अगर रेंज हमारी 0 से 2 पाई है, इस केस में फूरियर सीरीज क्या होगी? फूरियर सीरीज को लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन इंटू कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट बी एन इंटू साइन एन एक्स। ठीक है, हम लोग सारे फार्मूले इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ए नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी? वेयर ए नॉट इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल की लिमिट वही होगी जो रेंज दिया होगा। तो इसका मतलब 0 टू 2 पाई की लिमिट हो गई एफ एक्स इंटू डी एक्स। ए नॉट की वैल्यू हो गई। ए एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई इंटू एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। और बी एन की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके हम लोग ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो फंक्शन हमारा फूरियर सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए के साथ हमेशा कॉस होगा और बी के साथ में साइन, यानी साइन के साथ बी एन आएगा और कॉस के साथ ए के टर्म्स कॉस के होते हैं और बी के टर्म्स साइन के होंगे। ठीक है, और ये जो ए नॉट ए एन और बी एन निकालने के फार्मूलाई हैं इनको यूलर फार्मूला भी बोलते हैं ना। ये सब क्या हो जाते हैं? इनको बोलते हैं यूलर फार्मूलाई, है ना। यूलर्स फार्मूलाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग ए नॉट ए एन और बी एन निकाल के यहाँ पे रख देंगे सीरीज में, तो फूरियर सीरीज में हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। केस टू लेते हैं। केस 2 के लिए रेंज होगी हमारी माइनस पाई इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई, है ना। तो अभी हमने बताया कि फंक्शन जो भी होगा पीरियाडिक फंक्शन का ही हम लोग इसमें फूरियर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक पीरियड का दिया होगा, एक पीरियड का फंक्शन दिया होगा और फिर हम लोग उसको चेंज करेंगे फूरियर सीरीज में। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? सेम फार्मूला वही रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन इंटू कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा
n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनेट bn इंटू साइन एन एक्स। ठीक है, जहाँ पे ए नाट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए नाट इक्वल टू देखिए 1/पाई, फार्मूला वही है 1/पाई इंटीग्रल, लिमिट वो होगी जो रेंज दिया है, इसका मतलब -पाई से पाई, -पाई टू पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ए नाट की। और ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू +पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। और बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू +पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से ए नाट और ए एन बी एन, देखिए हर केसेस में फार्मूला लगभग सेम है, एक ही फार्मूला है, उसी के अलग अलग पार्ट बनते जा रहे हैं। -पाई टू पाई कर दिया, तो इस फार्मूले पहले फार्मूले में और इसमें क्या अंतर है, केवल लिमिट्स का फ़र्क है। बाकी देखिए ए नाट की वैल्यू यहाँ पर 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर 1/पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। तो फ़र्क क्या है, यहाँ रेंज 0 टू 2 पाई थी तो लिमिट हो गई 0 टू 2 पाई, यहाँ पर -पाई टू पाई है तो लिमिट हो गई -पाई टू पाई। बाकी एज इट इज़ है वही एफ एक्स का फार्मूला, ए नाट ए एन और बी एन का भी उसी तरीके से लिखेंगे। तो एक यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि -a टू a एफ एक्स डी एक्स, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, सिंस इंटीग्रल -a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। शर्त क्या है कि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, मतलब अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, ये क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया, मतलब ऑड फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ऑड फंक्शन के लिए। अगर इसको यूज कर लें तो हमें ये जो कैलकुलेट करना होता है ए नाट ए एन और बी एन, इनमें कुछ वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाएंगी। तो चलिए इस फार्मूले को इन्वॉल्व करते हुए हम यहाँ 2 केसेस दे देते हैं, 2a और 2b। 2a में हम लोग इवन फंक्शन का ले लेते हैं और 2b में ऑड फंक्शन का ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए उसी 2 का ही एक केस ले लेते हैं कि अगर फंक्शन हमें पता चल जाए कि इवन है तो ए नाट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नाट इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि इंटीग्रेंड इवन है, एफ एक्स इवन है। ठीक है, दूसरा ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 2/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई इंटू एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। और बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एन इज इक्वल टू 0। क्योंकि इंटीग्रेंड में देखिए यहाँ क्या था, एफ एक्स इंटू साइन बी एक्स, बी एन के केस में। तो ये अगर हमारा ऑड फंक्शन है, ये इवन, तो इवन फंक्शन इंटू एफ एक्स इवन फंक्शन है और यहाँ साइन की जगह कास है बी एन में, तो इवन ऑड फंक्शन इंटू इवन ऑड फंक्शन हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, तो इंटीग्रेंड ऑड, इसलिए बी एन का मान 0 हो जाएगा। तो अगर हमें फंक्शन पता चल गया कि इवन ऑड, तो उस केस में केवल ये 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी एन की वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका बी केस हो जाएगा अगर फंक्शन ऑड हो जाए, इफ़ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है, ऑड फंक्शन। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है उस केस में ए नाट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर एफ एक्स ऑड है, इंटीग्रल की लिमिट -पाई टू पाई है, तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और उसी तरीके से ए एन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू क्या है कि 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स है ए एन की वैल्यू। तो जब आप फंक्शन ऑड है तो ये ऑड इंटू इवन ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो ए एन का मान 0 हो गया। और बी एन का मान क्या हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई इंटू एफ एक्स, और ये हो जाएगा साइन एफ एक्स इंटू साइन एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, साइन एन एक्स डी एक्स, है ना। इस तरीके से इवन ऑड फंक्शन अगर पता चल जाएगा तो इवन के केस में आपको ए नाट ए एन निकालना पड़ेगा, बी एन की वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, और ऑड के केस में ए नाट और ए एन निकालना पड़ेगा, बी एन की वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। फिर तीसरा केस आ जाता है हाफ रेंज का। हाफ रेंज
हाफ रेंज के लिए फूरियर सीरीज अगर कहते हैं तो रेंज दे देंगे 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू पाई। हाफ रेंज हो गया, पहला वाला 2 पाई था या -पाई टू पाई फुल रेंज का था, हाफ रेंज का हो गया 0 टू पाई। ठीक है, इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि फूरियर साइन सीरीज निकालो या कोसाइन सीरीज या दोनों निकालो। ठीक है, तो अगर फूरियर सीरीज कहते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि फूरियर साइन और कोसाइन सीरीज निकालना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस आएगा इसका फूरियर कोसाइन सीरीज, फूरियर कोसाइन सीरीज, फूरियर कोसाइन सीरीज। तो एफ एक्स इक्वल टू ए वाले सारे टर्म लिख लीजिए तो वो कोसाइन के हो जाते हैं। तो ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन इंटू कॉस एन एक्स, वेयर ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, वेयर ए एन इज इक्वल टू 2 अपान पाई। हाफ रेंज में हमेशा 2 अपान पाई होता है। 0 टू पाई लिमिट तो वही बनेगी जो इसकी रेंज दिया है, 0 टू पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और सॉरी ए नॉट की वैल्यू है और ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू 2 अपान पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। इस फार्मूले से हम लोग ए एन निकालेंगे। और दूसरा फूरियर साइन सीरीज क्या हो जाएगा, फूरियर साइन सीरीज क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू बाकी अब जो टर्म बचे हैं वो साइन सीरीज का हो जाएगा। तो क्या बचा हुआ है, एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट बी एन इंटू साइन एन एक्स। ये फूरियर साइन सीरीज होती है जहाँ पे बी एन क्या हो जाएगा, वेयर बी एन इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 अपान पाई इंटीग्रल 0 टू पाई इंटू एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इस फार्मूले से हम लोग बी एन निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं पाई के केस में 3 फार्मूले हो गए, एक हो गया 0 से 2 पाई का, दूसरा -पाई से पाई का और तीसरा हाफ रेंज 0 से पाई। ठीक है, 3 फार्मूले पाई के केसेस में हो गए और 3 फार्मूले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में हैं। तो चलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का देख लेते हैं। तो अगर रेंज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दी हो, मतलब 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2c के टर्म्स में दिया हो, तो सेम वही फार्मूला चलेगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एन एक्स की जगह पे जो पीछे वाले फार्मूले थे उसमें एन एक्स की जगह पे एन पाई एक्स अपान सी रख देंगे और दूसरा सी की जगह एन की जगह पे पाई की जगह पे क्या रख देंगे, पाई की जगह पे सी रख देंगे। बस इतना काम कर देंगे तो वही 3 फार्मूले हमारे सी के केस में चेंज हो जाएंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगी, फूरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन इंटू उसमें क्या था कॉस एन एक्स। तो यहाँ पर एन एक्स की जगह एन पाई एक्स अपान सी लिखेंगे, एन पाई एक्स अपान सी और प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट बी एन इंटू साइन एन पाई एक्स अपान सी, देखिए अगर c की जगह पाई रख दें, इसमें c की जगह पाई रख लेंगे तो वही हो जाएगा पहले वाला फार्मूला। c की जगह पाई रख लो तो 0 से 2 पाई, तो c की जगह पाई रख लो तो ये पाई कैंसिल nx हो जाएगा, पाई कैंसिल nx, वही पहला फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाले केसेस में जो पीछे वाले फार्मूले हैं उसमें एन एक्स की जगह एन पाई एक्स अपान सी और पाई की जगह सी रख देंगे। तो वेयर बताइए ए नाट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेयर ए नाट इक्वल टू 1 अपान पाई था तो 1 अपान सी हो जाएगा। यहाँ पर 1 अपान सी, लिमिट तो वही बनेगी जो रेंज होगा 0 टू 2c एफ एक्स इंटू डी एक्स और ए एन की वैल्यू ए एन इक्वल टू 1 अपान पाई था तो सी हो जाएगा 0 टू 2c एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपान सी इंटू डी एक्स। ठीक है, और बी एन की वैल्यू हो जाएगी बी एन इज इक्वल टू 1 अपान सी इंटीग्रल 0 टू 2c एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपान सी और ये हो गया हमारा dx। ठीक है, इस तरीके से चौथा फार्मूला हो गया। पांचवा फार्मूला जैसे आपने पीछे -पाई टू पाई का लिखा है वैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -c टू c, फुल रेंज का ये भी है, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू c।
ठीक है। इस केस में वही काम करना है, एन एक्स की जगह एन पाई एक्स अपान सी और पाई की जगह सी रख देना है। तो फूरियर सीरीज क्या हो जाएगी, सेम सीरीज होगी, एफ एक्स इक्वल टू ए नाट बाई टू प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन इंटू कॉस एन पाई एक्स अपान सी प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा बी एन इंटू साइन एन पाई एक्स अपान सी। ठीक है, वेयर ए नाट इक्वल टू क्या होगा, वेयर ए नाट इक्वल टू 1 अपान सी इंटीग्रल माइनस सी टू सी, लिमिट वही बनेगी जो रेंज लिखा होगा, माइनस सी टू सी एफ एक्स डी एक्स और ए एन की वैल्यू क्या होगी, ए एन इज इक्वल टू 1 अपान सी इंटीग्रल माइनस सी टू सी एफ एक्स इंटू cos एन पाई एक्स अपान सी इंटू डी एक्स और बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एन इज इक्वल टू 1 अपान सी इंटीग्रल माइनस सी टू सी एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपान सी इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर वही चीज़ है, माइनस सी टू सी हम लोग यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कौन सी, इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए इंटू एफ एक्स डी एक्स कब, व्हेन एफ एक्स इज इवन और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, तो अब इसी को अगर हम लोग यूज कर लें, इस फार्मूले को यूज कर लें, तो अब हमारा केसेस क्या हो जाएगा, अगर हमें फंक्शन पता चल जाए इवन ऑड तो हम थोड़ी कैलकुलेशन रिड्यूस कर सकते हैं। ए नाट इवन के लिए आपको ए नाट और ए एन निकालना पड़ेगा, बी एन 0 आ जाएगा, ऑड के लिए ए नाट और ए एन 0 आएगा, सिर्फ बी एन निकालना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर फंक्शन इजीली पता चल जाए इवन ऑड तो देख लीजिएगा एफ एक्स, तो इफ़ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ए नाट की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए नाट इक्वल टू, देखिए इवन फंक्शन है तो माइनस सी टू सी, ये टू टाइम्स 0 टू सी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 अपान सी इंटीग्रल 0 टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स और ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू, ये देखिए ये हमारा इवन फंक्शन है, ये इवन कास और सेक इवन फंक्शन होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन, अगर ये चीज़ पता करना हो तो जैसे f इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, g इज इक्वल टू एक्स पावर 4 इवन फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा x पावर 6 जो कि इवन फंक्शन है। और अगर इवन ऑड का प्रोडक्ट देख लें, अगर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन है और g इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे fg तो x पावर 5 जो कि ऑड फंक्शन हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ इवन ऑड एंड ऑड फंक्शन देख लो, अगर f की वैल्यू एक्स क्यूब है और g की वैल्यू मान लीजिए x पावर 5 है तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो f इंटू जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, x पावर 8 जो कि इवन हो जाएगा। तो टू ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट इवन होता है, टू इवन ऑड का प्रोडक्ट आपका ऑड फंक्शन होगा, इवन का इवन होगा। ठीक है, तो इनको इस तरीके से निकाल करके आप देख सकते हो इवन ऑड का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए नाट की वैल्यू क्या हो गई, ए नाट की वैल्यू देखिए यहाँ से, ए नाट इक्वल टू 2 अपान सी इंटीग्रल 0 टू सी एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपान सी और डी एक्स हो गया। बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एन की वैल्यू देखिए ये है हमारा ऑड फंक्शन, सॉरी इवन, और ये ऑड, साइन ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये इंटीग्रेंड ऑड हो गया इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर फंक्शन इवन पता लग गया तो सिर्फ आपको ए नाट और ए एन निकालना होगा, बी एन की वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो अगला देखते हैं, जब एफ एक्स ऑड फंक्शन हो तब क्या होगा, ए नाट की वैल्यू देखिए, ए नाट इक्वल टू ऑड फंक्शन के लिए देखिए 5 का ही केस देख रहे हैं, 5 वाला। तो जब एफ एक्स ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, माइनस सी टू सी
एफ एक्स आड फंक्शन है तो ए नाट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ए एन की वैल्यू, ये आड फंक्शन है और ये इवन, तो इवन इंटू आड फंक्शन हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ए नाट और ए एन 0 हो जाएगा। ये आपका आड फंक्शन, ये भी आड का प्रोडक्ट आड इवन फंक्शन हो जाएगा तो ये 2/0 टू सी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ए नाट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ए एन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एन इज इक्वल टू 2/c इंटीग्रल 0 टू सी एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स, है ना। इस फार्मूले से हम लोग अगर एफ एक्स आड है तो ए नाट, ए एन और बी एन की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। तो ये 5th फार्मूला हो गया। आगे हम लोग 6th फार्मूला की तरफ चलते हैं। 6th फार्मूला क्या होगा, रेंज हमारी क्या हो जाएगी, हाफ रेंज के लिए आपको पता है कि रेंज होगी 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू सी। यानी यहाँ पर फोरियर साइन और कोसाइन सीरीज पूछेंगे। जब भी हाफ रेंज की प्रॉब्लम होगी इससे भी देख के हम लोग पहचान सकते हैं। तो हाफ रेंज से हम लोग फोरियर साइन और कोसाइन सीरीज निकालेंगे। तो पहला केस हो जाएगा फोरियर कोसाइन सीरीज। फार्मूला क्या आएगा फोरियर कोसाइन सीरीज का, एफ एक्स इक्वल टू ए नाट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी, वेयर ए नाट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ रेंज में हमेशा 2 होगा, वेयर ए नाट इक्वल टू 2/c इंटीग्रल 0 टू सी, लिमिट तो वही होगी जो रेंज है, 0 टू सी इंटू एफ एक्स डी एक्स। और ए एन की वैल्यू क्या हो गई, ए एन इक्वल टू 2/c इंटीग्रल 0 टू सी और ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी और ये हो गया dx, है ना। इस फार्मूले से हम लोग ए नाट और ए एन निकालेंगे और ये दोनों वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो फोरियर सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड फोरियर साइन सीरीज निकालेंगे। अगला इसी का केस है, हाफ रेंज का ही, हाफ रेंज में फोरियर साइन सीरीज। ठीक है, तो हाफ रेंज में फोरियर साइन और कोसाइन सीरीज पूछा जाएगा। अगर फोरियर सीरीज खाली कहते हैं तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि आपको साइन और कोसाइन अलग अलग निकालना है, फोरियर साइन सीरीज अलग, कोसाइन सीरीज अलग। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट बी एन इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन सी। ठीक है, वेयर बी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेयर बी एन इज इक्वल टू 2/c इंटीग्रल 0 टू सी इंटू एफ एक्स और ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स। इस फार्मूले से हम लोग बी एन निकालेंगे, बी एन निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो हमारा फोरियर सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं फोरियर सीरीज के 6 फार्मूले हैं, 6 फार्मूले हैं वो डिपेंड करता है किस पे, रेंज पर। रेंज से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, चूँकि फंक्शन पीरियाडिक होता है तो रेंज से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो 6 फार्मूला दिए हैं, जिस रेंज क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि उसमें रेंज क्या दिया है वही फार्मूला लगा लेंगे। इसमें करना क्या होता है, बस फोरियर सीरीज लिखेंगे, हमें पता होता है ए नाट और ए एन की वैल्यू फार्मूले से, और इनको कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दीजिए, तुरंत फोरियर सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। मेन काम होता है ए नाट और ए एन और बी एन की वैल्यू निकालना, फोरियर सीरीज में ये काम करेंगे। अब बात आती है कि फोरियर सीरीज हम किस फंक्शन का निकाल सकते हैं। तो जो भी डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, केवल उसी को हम लोग फोरियर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है कि डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है फोरियर सीरीज के लिए। डिरिचलेट कंडीशंस, ठीक है, डिरिचलेट कंडीशंस। अभी हमने बताया कि किसी भी फंक्शन को अगर वो डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी हम उसको फोरियर सीरीज में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फोरियर सीरीज इफ़ a function f x can be expressed as Fourier series if
मतलब तभी हम लोग फूरियर सीरीज में एक्सप्रेस कर पाएंगे, लिख पाएंगे फूरियर सीरीज के टर्म्स में, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हों। कौन सी 3 कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है कि एफ एक्स क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। इफ़ एफ एक्स इज फाइनाइट, एफ एक्स इज फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मतलब एफ एक्स की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। एफ एक्स इज़ फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड क्या होना चाहिए? पीरियाडिक फंक्शन होना चाहिए, पीरियाडिक फंक्शन होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है कि वो फाइनाइट होना चाहिए, एफ एक्स फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और पीरियाडिक फंक्शन होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? एफ एक्स इज़ फाइनाइट, इसका क्या मतलब हुआ कि एफ एक्स इज़ फाइनाइट का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये कोई है हमारा एक्स और ये है एफ एक्स फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मान किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं जानी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट चला गया ना, इनफाइनाइट। तो ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। हम लोग फंक्शन जो भी हो वो उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे इस तरीके से है, ऐसे है ना, इस तरीके से ऐसे फंक्शन, मतलब उसकी किसी भी पॉइंट पर वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो फाइनाइट सिंगल वैल्यूड और पीरियाडिक फंक्शन होना चाहिए, डिरिचलेट कंडीशन की पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, डिरिचलेट कंडीशन की दूसरी शर्त है कि उसके अंदर जो मैक्सिमा मिनिमा है उनकी संख्या फाइनाइट होनी चाहिए, है ना। तो एफ एक्स हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। एफ एक्स हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन वन पीरियड, है ना, इन वन पीरियड, ठीक है, इन वन पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर, जैसे मान लीजिए 1 पीरियड का फंक्शन है आपका, ये मान लीजिए यहाँ 0 से t तक है, 1 पीरियड 0 से t कंप्लीट करता है। तो इसके अंदर जो मैक्सिमा मिनिमा है वो फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से ऐसे जा रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इसमें मैक्सिमा मिनिमा तो मतलब फाइनाइट होने चाहिए संख्या से, 1 2 3, मैंने इसकी 2 मैक्सिमा हुआ, 1 मिनिमा हुआ, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा की संख्या फाइनाइट होनी चाहिए। इस तरीके नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए ये है और यहाँ ये t है, ठीक है, और इस तरीके से फंक्शन गया, और लेकिन जब t के पास पहुँचा तो वहाँ पे बिल्कुल उसी पे मैक्सिमा मिनिमा, यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा आने लगे, इनफाइनाइट आने लगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी फाइनाइट इन 1 पीरियड, ठीक है। थर्ड कंडीशन का क्या है कि एफ एक्स हैव फाइनाइट, एफ एक्स है। तीसरी कंडीशन है कि एफ एक्स हैव finite number of discontinuities, है ना। fx has finite number of discontinuities in one period, इन वन पीरियड, है ना। इन ए पीरियड, किसी एक पीरियड में, 1 पीरियड 2 पीरियड, मतलब किसी एक पीरियड में नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब फाइनाइट रहे। ये नहीं कि एक ही पीरियड में, जैसे आप हमारा जो रेंज है मान लीजिए इस तरीके से है ये, तो अब इसमें नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ मान लीजिए ये है, यहाँ पे ऐसे जाता है फंक्शन, ये हमारा t हो गया। तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, इस पॉइंट पे मान लीजिए a पे डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर b पे भी डिसकंटिन्यूअस है। तो ये डिसकंटिन्यूअस की संख्या जो है फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे इसके बीच में भी फाइनाइट हो, है ना। तो हालांकि पीरियाडिक है तो जैसा ये है वैसे आगे चलेगा, फिर उस तरीके से आगे, ठीक है। तो एक पीरियड में एफ एक्स हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ की संख्या फाइनाइट होनी
होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है डिरिचलेट। तो कोई भी फंक्शन को हम लोग उसमें फूरियर सीरीज में तभी लिख पाएंगे जब वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, अब हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले देख लेंगे जिनको यूज करेंगे फूरियर सीरीज लगाते हुए। फूरियर सीरीज के जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ बेसिक कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन लगाने में आसानी रहेगी। तो फूरियर सीरीज के जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो वहाँ पर कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फार्मूले हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रल u इंटू वी, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा हमारा u इंटू वी वन माइनस यू डैश इंटू वी टू प्लस यू डबल डैश इंटू वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश इंटू वी फोर और प्लस डॉट डॉट। ठीक है, जहाँ पे डैश क्या है, डैश डिनोट करता है डेरिवेटिव और v1 v2 v3 ये इंटीग्रेशन डिनोट करते हैं। वेयर u डैश मतलब du अपॉन dx है ना, du अपॉन dx। u डबल डैश का मतलब है du1 अपॉन dx। u का डेरिवेटिव करोगे u डैश आएगा, u डैश का डेरिवेटिव करोगे u डबल डैश आएगा, u डबल डैश का u ट्रिपल डैश। इसी तरीके से v1 क्या है, v का इंटीग्रेशन है v ऑफ dx है ना, और v2 क्या है, v2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v1 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो v2 आ जाएगा, v2 का इंटीग्रेशन करेंगे v3 आएगा, v3 का इंटीग्रेशन करेंगे v4 आएगा। ये फार्मूला तब यूजफुल है जब इन दोनों में से एक फंक्शन पॉलिनोमियल है। आगे क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला है कि इंटीग्रल e पावर a x इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रल का इसका इंटीग्रल क्या होगा, e पावर a x इंटू a साइन बी एक्स। अब साइन का इंटीग्रेशन प्लस या माइनस, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है तो माइनस लगा लो, a साइन बी एक्स, तो अगला हो जाएगा b कॉस बी एक्स अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी यूज होगा। फिर तीसरा फार्मूला इंटीग्रल e पावर a x और ये हो गया कॉस बी एक्स डी एक्स, दिस इक्वल टू e पावर a x इंटू a कॉस बी एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस का होता है, प्लस का साइन, तो प्लस b इंटू साइन बी एक्स अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे कि टू साइन ए इंटू कॉस बी। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जस्ट रिवाइज करें हम लोग। टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बेसिक फार्मूले हैं। और टू कॉस ए साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, टू कॉस ए कॉस बी की वैल्यू टू कॉस ए कॉस बी, दिस इक्वल टू टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट फार्मूला देखिए, कॉस एन पाई की वैल्यू होगी कॉस एन पाई इज इक्वल टू 0, कॉस एन पाई इज इक्वल टू -1 होल पावर n। ठीक है, चेक कर लीजिए, n की वैल्यू अगर 1 रख लें तो cos पाई हो गया, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, n की वैल्यू 1 रख लो तो -1 पावर 1 -1 हो गया, -1 इक्वल टू -1 सही है। n का मान अगर 2 रख लें तो cos 2n पाई, cos 2 पाई की वैल्यू जो cos 0 की होती है 1, और n का मान 2 रख लो तो -1 पावर 2, तो ये भी 1 हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया cos n पाई। तो यहाँ पाई को छोड़ दो, -1 पावर जो भी होगा पाई का कोफिशिएंट ये पावर में आ जाएगा। cos 2n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2n पाई की वैल्यू हो गई -1 पावर 2n, और 2n हमेशा यहाँ n का मान इंटीजर होता है तो 2n हमेशा इवन नंबर आएगा, इसका मान 1 हो गया। साइन n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब 0 होता है, तो साइन 2n पाई क्या हो जाएगा, साइन n
2n पाई ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए, जब हम लोग an bn ये सब निकाल रहे होंगे, सपोज an आपने निकाला 1/n² माइनस 1। ठीक है, an से हमें क्या चाहिए, an से a1 a2 a3 a4 a5 ये सारा a1 से चाहिए, an से। लेकिन यहाँ से देखो a1 नहीं निकल पाएगा, n नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 रखते ही ये हमारा 1/0 मतलब इन्फाइनेट आएगा, तो a1 नहीं निकलेगा। तो a1 फिर कैसे निकालेंगे इस केस में, मान लीजिए हमारा केस है, पहला केस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई, इसकी प्रॉब्लम है और आपका an ऐसा कुछ आ गया है। तो an कैसे निकालेंगे, तो an इज इक्वल टू a1 इक्वल टू a1 अलग से निकालना पड़ेगा, a2 तो इसमें निकल आएगा, n की वैल्यू 2 रख लो तो a2 निकल आएगा, a3 निकल आएगा, a4 निकल आएगा, लेकिन a1 अलग से निकालना पड़ेगा। तो a1 इज इक्वल टू 1/पाई, उसी an वाले फार्मूले में n की जगह 1 रख लो, तो a1 इक्वल ये हो जाएगा 0 to 2 पाई fx इंटू cos nx था तो cos x इंटू dx हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो a1 की वैल्यू आ जाएगी, और जब आप a1 निकालोगे तो उसी समय आपको b1 भी निकालना पड़ेगा, b1। तो b1 कैसे निकालेंगे, b1 इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई इंटू fx, bn वाले फार्मूले में n की जगह पे 1 रख लीजिए, तो sin x इंटू dx हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके bn निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसी तरीके अगर मान लीजिए an इज इक्वल टू 1/n² माइनस 4 आ गया, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, a2 निकालना पड़ेगा, a2 और b2 निकालना पड़ेगा। इस केस में आपको a2 और b2 निकालना पड़ेगा। अब तो क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए an की वैल्यू 1/n² माइनस 9 है, तो आपको a3 और b3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ नीड्स थे फार्मूलों की, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चंस लगाएंगे। धन्यवाद।